रामपुर की सड़कों में हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर लोगों का हुजूम किस तरीके से जया प्रदा की एक झलक पाने के लिए यहाँ पर बेताब है। भारतीय जनता पार्टी ने जया प्रदा को यहाँ पर अपना उम्मीदवार बनाया है। 2004 में जया प्रदा समाजवादी पार्टी के टिकट पर यहाँ से सांसद बनी थी पहली बार। उसके बाद 2009 में वो सांसद बनी। 2014 में वो सांसद नहीं बन पाई थी, लेकिन 2019 के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी ने एक बार उन्हें अपना फिर कैंडिडेट बनाया है। अब देखने वाली बात यह है कि जिस तरीके से जया प्रदा का मुकाबला मोहम्मद आजम खान के साथ में है, क्या वो अपने आप को सरवाइव कर पाएंगी, क्या ये समर्थक उन्हें जीत दिला पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। हम इस वक्त रामपुर लोकसभा सीट में हैं, जहां पर जया प्रदा जो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं यहां से, और वो लड़ रही हैं मोहम्मद आजम खान समाजवादी पार्टी के खिलाफ, जो समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं। उनका सघन यहाँ पर दौरा चल रहा है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो उनके समर्थक हैं वो लगातार उनके काफिले के साथ में चलते चले जा रहे हैं और रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की टीम भी लगातार उनके काफिले के साथ में मौजूद है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं रामपुर लोकसभा सीट की जया प्रदा, वो यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार उनका जो काफिला है वो यहाँ पर बढ़ता चला जा रहा है। सड़क में जो लोग उनके समर्थक हैं, उनको चाहने वाले हैं, उनको प्यार करने वाले हैं, वो उनसे रुक कर बात कर रही हैं और उनका अभिनंदन स्वीकार कर रही हैं। 2004 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर जया प्रदा यहाँ पर सांसद रह चुकी हैं, 2009 में रह चुकी हैं, 2014 में वो नहीं सांसद बन पाई, लेकिन अब 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने उन पर विश्वास जताया है और समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता मोहम्मद आजम खान के खिलाफ उन्हें मैदान में उतारा है। अब देखने वाली बात यह है कि जिस तरीके से जया प्रदा की कैंपेनिंग चल रही है, क्या वाकई में वो भारतीय जनता पार्टी के लिए रामपुर की सीट जीत पाएंगी। इससे पहले भी 2 बार आप लोगों ने जिताया। ये चुनाव मेरा नहीं है, आपका है। ये लड़ाई आप कर रहे हैं और न्याय की लड़ाई कर रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए आपको मुझे वोट दीजिए और कमल के फूल पर आप जोर से वोट डलवाइए और मोदी जी को प्रधानमंत्री। आपके बगैर हमें कुछ भी नहीं है। अगर मुझे यहाँ पे क्षेत्र में आना हो तो आपको कमल के फूल पर वोट देना है। अब आप बोलिए, आप किसको वोट देना चाहते हैं, बताइए। नरेंद्र मोदी जोर से बोलो, सुनाई नहीं दे रहा। बोले किसको वोट देंगी, मोदी को। अच्छा, ये बच्चे भी मोदी 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 कह रहे हैं, आज महिला भी मोदी कह रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर रामपुर से चुनाव लड़ रही जया प्रदा जी। जया जी, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क में सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। पहला सवाल मेरा ये है कि आप रामपुर से 2 बार चुनाव जीत चुकी हैं पहले भी, इस बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रही हैं। कितनी बड़ी चुनौती मानती हैं रामपुर सीट को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर? देखिए, जब चुनाव का माहौल है तो चुनाव लड़ने का मूड में लोग आते हैं और उस समय पे पता चलता है कि कौन अपना कौन पराया। तो पहले जो है अपनों में पराई थी, अब इतने बड़ी नेशनल पार्टी में मुझे प्रत्याशी के रूप में उतारा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले भी मैं सांसद रही और लोगों के बीच में रही, तो चंद वर्षों के लिए मैं बाहर चली गई। अब मुझे
ये सौभाग्य, ये मेरे लिए आश्चर्य की बात है कि मुझे जहाँ मेरा मन है, जिस धरती से मुझे लगाव है, वहीं पे मुझे प्रत्याशी बना के भेजना, ये मेरे लिए बहुत आश्चर्य की बात है और खुशी की बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस इलाके से आप चुनाव लड़ रही हैं, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से आप चुनाव लड़ रही हैं, वहाँ पे लगभग 50% आबादी मुस्लिमों की है और मुस्लिम वोटर कहीं ना कहीं निर्णय करता है कि यहाँ का सांसद कौन होगा। 2004 में आपके साथ में जिनके खिलाफ आज आप लड़ रही हैं वो थे, 2009 में वो आपके विरोध में भले चले गए, तब भी उनको आपने हराया, लेकिन इस बार वो आपके खिलाफ में है। मोहम्मद आज़म खान के खिलाफ 50% जो मुस्लिम वोट बैंक है वो आपके खिलाफ, किस तरीके से देखती हैं, जीत पाएंगी? देखिए, ऐसे मत बात करिए, क्योंकि सारे मुसलमान एक ही साथ आज़म खान को वोट देंगे, ऐसे तो कभी नहीं हो सकता है। क्योंकि उसमें भी आज़म को विरोध करने वाले बहुत होते हैं, क्योंकि आज़म के जुल्म कई लोगों के ऊपर अनुभव है, तो वो जुल्म सहने वाला, वो जुल्म के गुजरने वाला, जुर्म से उनको पता है कि दर्द क्या है, तो वो जो है हट के हमारे पास ज़रूर आएंगे। क्योंकि इसलिए आएंगे कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं महान हूँ, ये इसलिए कहती हूँ कि मैं उनमें से एक परिवार के सदस्य हूँ। हमें दीदी दीदी की पुकार इस रामपुर में गूंजती है, तो उससे कभी नीचे कभी कोई मुझे उस स्तर से नीचे कोई देखा नहीं, एक्सेप्ट 1%। वो मंत्री हैं, लेकिन कभी एक दूसरे इंसान को या जेंडर की बात करते हैं तो समाज में दोनों हिस्सा बराबर होना चाहिए जेंडर में, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ है। ये मैं ही मिसाल हूँ। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो महिला मेरे साथ है, और जो मुसलमान की बात आप कर रहे हैं वो सारे आज़म को ही वोट देंगे, ऐसा तो कोई वो नहीं है, मतलब आप गारंटी नहीं है। लेकिन मैम, एक विषय ज़रूर है कि समाजवादी पार्टी और आज़म खान लगातार ये प्रसारित कर रहे हैं कि विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रही हैं आप, लोगों की भावनाओं से खेलकर उनका दया का वोट बैंक हासिल करना चाहती हैं। किस तरीके से? लोग बदलाव लाना चाहते हैं, क्योंकि उनको खुले आसमान के नीचे रहने का, सांस लेने का एक हक है। तो वो यहाँ जिस तरह का एक दबंग के साथ यहाँ पे राजनीति होती है, उससे ये लोग पक गए और दे वांट सम चेंज। तो उसके हिसाब से लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि जयप्रदा आएगी तो कुछ परिवर्तन लाएगी। तो मैं कैसे अकेले परिवर्तन लाऊंगी? मेरे साथ कुछ ऐसे एक ताकतवर होना चाहिए। वो ताकतवर और कोई नहीं है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी हैं, जो बहादुर नेता, जो सबसे पहले बीजेपी में ये संस्कार है कि वो विचारधाराओं की पार्टी है। और दूसरी बात यह है कि महिलाओं को, खासतौर महिलाओं को सम्मान, महिला पूजनीय है, ये तो संस्कार कहती है, ये हमारी संस्कृति कहती है। तो जहाँ पे कला हो, वो कला से मैं कला के क्षेत्र से जुड़ी हुई हूँ, ये मेरा भगवान दिया हुआ वरदान है। जो काम मैं कर रही हूँ वो आज़म खान नहीं कर सकता है, और जो आज़म खान जो राजनीति कर रहे हैं वो मैं भी कर सकती हूँ। कांग्रेस का आपने संकल्प पत्र देखा, जो उनका घोषणा पत्र आया है, उसमें उन्होंने जिस तरीके से जो आर्म फोर्सेस हैं उनका मनोबल कम करने की कोशिश की, एफ्सपा कम करने की, ख़त्म करने की बात कही, कुछ और कानून है उनमें परिवर्तन लाने की बात कह रही है, और जो आपने बोला कि गरीबी को लेकर गरीबी हटाओ आंदोलन एक बार फिर से कांग्रेस छेड़ने वाली, तो आपको लगता है उसका फ़ायदा मिलेगा या आर्म फोर्सेस के सम्मान को ठेस पहुंचाने से फ़ायदा मिलेगा कांग्रेस? देखिए, सबसे पहले ये होना चाहिए, सबसे देश है, उसके बाद आपका पॉलिटिक्स। तो देश का रक्षा सबसे पहला अहम मुद्दा है, और देश को अपने पॉलिटिक्स के लिए नीचे दिखाना ये किसी का हक नहीं है। तो उस तरह का राहुल जी का विचार, राहुल जी का जो एजेंडा, तो इस देश के लिए और सेना के लिए भी वो नीचे दिखाने वाली है, क्योंकि उनको अपमान करते हुए आप एजेंडा नहीं बना सकते हो।
क्योंकि इस देश को रक्षा करने के लिए वायुसेना ने एक्शन लिया है। उस एक्शन पर आप देश को ही आप नीचे दिखा के आप एक शक की नज़र से आप क्वेश्चन मार्क कर रहे हो। लेकिन मैं ये बात बताना चाहती हूँ कि अगर वायुसेना नहीं होते, अगर हमारे आम जनता इस तरह आराम से नींद सो रही है, तो ये नहीं हो पाएगा। वो सेना जहाँ पे पहाड़ में रहते हुए वहाँ पे इतनी मतलब गर्मी में हो, बारिश में हो या इतनी ठंड में वो बर्फ़ में काम करते हैं, उस सेना अगर वो शहीद हो गए तो उनके ऊपर, उनके परिवार के ऊपर आपको क्या रेस्पेक्ट है? तो ये क्वेश्चन मार्क हम का सवाल करेंगे कल को चुनाव में। इसीलिए तो राहुल जी अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में अपने उनके लिए उनको भरोसा नहीं है, इसलिए तो वो केरला चले गए। तो केरला में भी शुरुआत कर रहे हैं, तो अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है। मैं 5 साल के बाद आई हूँ इधर, 5 साल के बाद आने के बाद भी, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी जो है वो हर सांसद के लिए, हर राजनीति में जो एमएलए हो, एमपीज़ हो, उनको खिलाफ बोलते हैं लोग। लेकिन मैं 5 साल के बाद बहुत गर्व के साथ मैं लोगों से मिल रही हूँ, लोगों से प्यार पा रही हूँ। तो ये मेरा हक है, एंड दैट इज़ माई सक्सेस। लेकिन मैम किस तरीके से देखती हैं, राहुल गांधी लगातार प्रधानमंत्री को बोलते हैं चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। क्या चौकीदार चोर बोलने से लगता है आपको कि कांग्रेस को कुछ लाभ होगा? देखिए, उनको मालूम नहीं है कि कितने बड़ा वो उन्होंने प्रचार राहुल जी ने किया है। वो बोलने पर लोगों को इतना अच्छा लगा, क्योंकि चौकीदार क्या होता है? चौकीदार अपने घर के लिए चौकीदार को दरवाजे पर खड़ा क्यों करते हैं? अपने रक्षा के लिए करते हैं। तो सीमा पे जवान को चौकीदार क्यों है? वो अपने देश के रक्षा कर रहे हैं। तो हमारी माँ किचन में जाके वो खाना बनाती है, तो वो चौकीदार है। तो कोई भी नीचे से नीचे स्तर पे भी जो मजदूर भी होता है, वो भी चौकीदार होता है। और बड़े से बड़े इस देश को रक्षा करने के लिए एक बहादुर नेता होते हैं, वो भी चौकीदार होता है। ज़मीन पे बैठ के हम लोगों को सुनते हैं, वो ज़मींदार होता है। तो हम चौकी पे खड़े होकर हम बात करते हैं, तो चौकीदार होते हैं। तो आपको लगता है कि चौकीदार चोर है बोलने से कांग्रेस को लाभ होगा? देखिए, भाषा का जो परिभाषा होती है ना, आजकल उसका कोई सम्मान नहीं है। अडवाणी जी भी अभी उनके जो ट्वीट में दिया था कि भाषा जो है आजकल जो राजनीति में परिभाषा का उसका कोई मान्यता नहीं है, किस स्तर गिरता जा रहा है। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि कभी भी एक देश के पद पे रहने वाले इंसान को आप चोर बोल रहे हो। इस देश के प्रधानमंत्री को चोर बोल रहे हैं आप, तो बाहर वाले क्या सोचेंगे? मैम, एक बड़ा सवाल ये है कि अब राहुल गांधी के बाद में प्रियंका गांधी की भी एंट्री हो गई है सक्रिय राजनीति में, और पूर्वी उत्तर प्रदेश का जिम्मा उनके पास में है। आपको लगता है कि उनके आने से उत्तर प्रदेश के राजनीतिक समीकरण में कुछ परिवर्तन होगा? मुझे लगता है कि देखिए, कोई भी आ सकते हैं सक्रिय पॉलिटिक्स में, लेकिन इससे पहले वो सक्रिय पॉलिटिक्स में नहीं थी और सिर्फ राहुल जी के कॉन्स्टिट्यूंसी और मैडम सोनिया जी के कॉन्स्टिट्यूंसी के तक सीमित रहती थी। अब वो पार्टी ने उनको पद दिया था, तो वो यूपी के इंचार्ज बनी है, तो वो चुनाव का माहौल है, तो वो चुनाव अपने पार्टी को बढ़ाने के लिए वो काम कर रही है। तो लेकिन चुनाव तो शुरू हो गया, शी इज़ लेट। तो अब इस पार्टी को उठाना, इसके लिए बहुत समय लगेगा। मैम, हम आपके प्रचार के दौरान देख रहे थे, आप बुज़ुर्ग महिलाएं जो हैं उनसे गले मिल रही थी, बात कर रही थी, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको चूम रही थी। अपने क्षेत्र में 5 साल बाद लौटने के बाद अब कैसा लग रहा है आपको, और लोगों की प्रतिक्रिया कैसी मिल रही है आपको? मुझे लोगों के बुलाव पर मैं वापस आई हूँ, और आप देख रहे हैं कि जैसे कुछ चंद दिनों के लिए मैं बाहर गई और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने मायके में आई हूँ।
इसी तरह प्यार मिल रहा है, इसी तरह मुझे भी सुकून हो रहा है। तो लोग सड़कों में भी घर छोड़कर अपने इतनी भीषण गर्मी में वो लोग बाहर आके, बुज़ुर्ग हों, महिलाएं हों, बच्चे हों, तो वो मेरे इंतज़ार कर रहे हैं कि मैं कब आऊँगी उनके गाँवों में। आपने अभी भी पहले देखा होगा कि उनके गांव में नहीं आने पर बहुत मतलब ज़िद कर रही थी और मुझे वहाँ तक, गांव तक लेके गई। तो मुझे वो अधिकार मुझे पाने में मुझे लगभग 10 साल लगा। तो मैम एक अंतिम सवाल अब जानना चाहेंगे कि चूंकि अब आप यहाँ से चुनाव लड़ ही रही हैं, तो उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं लोकसभा की। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर आप लड़ रही हैं। लगभग आपको क्या लगता है कितनी सीटें 2019 में मिलने वाली हैं? मोर देन 73। मोर देन 73। और केंद्र में सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नहीं? बिल्कुल 101%। 101%। तो हमारे साथ हैं जया प्रदा जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर रामपुर से चुनाव लड़ रही हैं, और उनके खिलाफ हैं मोहम्मद आज़म खान, जो कि समाजवादी पार्टी और महागठबंधन के प्रत्याशी हैं। अब देखने वाली बात यह है कि जया प्रदा जी मोहम्मद आज़म खान को शिकस्त देती हैं या वो उनको फतह होती है, ये देखने वाली बात होगी। ये 23 मई को सब जान जाएंगे। इनसे हम बात करेंगे कि इनकी खुद की समस्याएं क्या हैं और पहले की जो सरकारें रही हैं, वर्तमान में जो सरकार चल रही है, उसने इनके लिए क्या किया है और वास्तव में वर्तमान में ये क्या चाहते हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार चल रही है। सबसे पहले ये बताइए कि वर्तमान में जो यहाँ की योगी सरकार है उसने क्या काम किया यहाँ पर? सर यहाँ पर हमारे लिए तो बहुत अच्छा काम किया योगी सरकार ने। सब रोजगार भी दिया और लाइट भी दी, रोड भी दी। आप इस क्षेत्र के हैं, क्या आपको क्या लगता है किसको वोट देंगे इस बार और मोदी को देंगे। और क्यों देंगे? अरे अच्छा काम करा है। अच्छा, आप हम मोदी को वोट देंगे। क्यों? इसलिए देंगे क्योंकि हमारे यहाँ पर विकास मोदी जी ने किया है। 60 साल में अभी तक कोई विकास नहीं हुआ है। हाँ, कोई विकास नहीं हुआ है। आने वाले समय में मोदी जी ही विकास करेंगे। और हमारे यहाँ पर स्कूल की जगह खाली है, उसमें हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर चिकित्सालय खुले, कोई ना कोई चिकित्सालय खोले, स्कूल खोले, कॉलेज खोले। ये तमाम जो मुद्दे हैं अभी भी यहाँ पर नहीं हैं और वो यहाँ के लोग चाहते हैं कि जो भी सांसद बने वो इसका विकास करे। और फिलहाल यहाँ पर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट देंगे। कुछ जयप्रदा को देंगे। जयप्रदा को देंगे। मोदी जी काम सही कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। योगी और योगी जी, योगी भी मोदी जी। हम इस वक्त रामपुर लोकसभा सीट के नरपत नगर में हैं, जहां पर लगभग 20 से 22 हज़ार वोटर्स हैं और ये वोटर तय करेंगे कि इनके क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीतता है या समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी जीतता। हम इस वक्त नरपत नगर की एक चाय की दुकान पर हैं, जहां पर तमाम लोग यहां पर आकर चाय पीते हैं। चाय बनाने वाले आप जी, आपका नाम क्या है? कमरुद्दीन। कमरुद्दीन, कब से चाय बना रहे हैं आप यहाँ पर? मुझे हो गया कम से कम 20 साल। 20 साल हो गए साहब, बचपन से करा ये काम। चाय बनाते हैं? हाँ, चाय तमाम लोग चाय पीने आते होंगे? हाँ, बहुत आते हैं। चुनाव का माहौल किस तरीके से चल रहा है? चुनाव का माहौल तो इस टाइम मंत्री जी का चल रहा है। मंत्री जी कौन? हाँ, आजम खान। आजम खान। हाँ। आजम खान जब यहाँ पर मंत्री थे हाँ। और अभी भी वो मंत्री हैं, कितना विकास किया उन्होंने यहाँ पर? उन्होंने काफ़ी विकास किया। काफी। बाकी हाँ, और पार्टियों को नहीं देख पाए हम। और पार्टियों को नहीं देख पाए। तो चाय बनाते हैं कमरुद्दीन जी और यहाँ पर तमाम लोग हैं वो चाय पीने के लिए आते हैं और कह रहे हैं कि जो आज़म खान साहब हैं उनका यहाँ पर काफ़ी दबदबा। और भी तमाम लोग मौजूद हैं। किस तरीके का चल रहा है चुनाव का माहौल? हवा किस तरफ चल रही है? जी आजम खान के साथ हैं यहाँ पे सब लोग। हम लोग सब गठबंधन के साथ हैं, आजम खान के साथ हैं। आजम खान के माल से हर तरीके से। नहीं, योगी ने कैसा काम? योगी ने यहाँ कोई काम नहीं करा। मोदी जी ने भी कोई काम नहीं करा। मोदी जी के बारे में यहाँ कोई काम ही नहीं है हमारे यहाँ, तो बताएं क्या उनके बारे में। हमारा सांसद थे, हमने उन्हें देखा ही नहीं है आज तक। नेपाल सिंह जो हमारे सांसद थे बीजेपी के, हम लोगों ने नहीं देखा उन्हें आज तक।